गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यहाँ पर चल रहा था हमारा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को मैं लर्न करने का एक टेक्निक यहाँ पर बता देता हूँ। उस टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और ये कहीं कोई भी नहीं बता पाएगा, कहीं इस टेक्निक को कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये इमेजिनेशन होता है इसके लिए, और उसी इमेजिनेशन से ये सब होता है। तो देखिए सिंपल, आप लोगों ने एनसीसी ज्वाइन किया होगा कभी ना कभी। यदि आप लोगों ने एनसीसी कभी ना कभी ज्वाइन किया है तो उस एनसीसी में होता है कैडेट्स होता है। उसमें क्या होते हैं? कैडेट्स। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे मेरे सामने, कैडेट, कैडेट। अब इसके बाद जो लिखा हूं मैं, ये होगा फेस, कैडेट फेस राइट, कैडेट फेस राइट, कैडेट फेस राइट। अब यहां पर जो ये फेस और राइट है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कैडेट्स, कैडेट फेस राइट लिखा हुआ है। क्या लिखा? कैडेट, CADET, CADET, कैडेट फेस राइट। अब देखिए मैं इसका पूरा का पूरा मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये याद रखिए, ये हो गया C, ये हो गया E, ये हो गया D, ये हो गया E, और ये हो गया T। कैडेट, कैडेट। C से होगा, C से होगा PCO2, PCO2, ठीक है। C से क्या होगा? PCO2, या आप सिंपल इसको CO2 कर सकते हैं। लेकिन CO2 को हम कैसे मेजर करते हैं? पार्शियल प्रेशर में मेजर कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको सामने लगा रखा है CP, ठीक है। तो आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि ये कैसा होगा, ये होगा हाई, हाई PCO2, हाई PCO2 होगा तो कर्व राइट शिफ्ट होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट शिफ्ट होगा। PCO2 हाई होगा, PCO2 हाई होगा तो एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी होगी। क्या होगी? एसिडिटी, एसिडिटी। और जब भी एसिडिटी होती है तो पीएच क्या होता है? लो होता है। जब भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, पीएच लो हो जाएगा। तो एसिडिटी के साथ में यहां पर क्या लिखेंगे आप? लो पीएच। लो पीएच मैंने कितना बताया था आपको? 7.2। तो C से क्या होगा? CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन को हम किससे शो करेंगे? PCO2 से। तो ये हाई होगा। दूसरा A से होगा एसिडिटी, जब भी एसिडिटी ज्यादा होगी पीएच लो होगा, लो कितना होगा? 7.2। और D से होगा, D से होगा डाई फॉस्फो ग्लिसरेट, डाई फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, जैसे हमने DPGA लिखा था शायद। E से होगा एक्सरसाइज, और T से होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना? हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कितना होगा? 43 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री फॉरेनहाइट। तो आप लोग याद रखिए कैडेट फेस राइट, कैडेट फेस राइट, या अकेले आप कैडेट फेस राइट से मैंने क्यों लिखा?
ताकि ताकि आपको समझ में आए कि ये सब कंडीशंस है। और फेस राइट का मतलब होगा कि इन कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट शिफ्ट होगा। अब हम देखेंगे फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन को हमें देखना है कि फीटल हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन देखिए फीटल हीमोग्लोबिन जो रहता है मेटरनल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी शो करता है। फीटल हीमोग्लोबिन शोज मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू मेटरनल हीमोग्लोबिन। पहला सेंटेंस में यहां पर ये फीटल हीमोग्लोबिन shows more affinity with oxygen than maternal hemoglobin। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। एंड इट शोज it carries 30% more oxygen। It carries 30% more oxygen under low oxygen concentration than maternal hemoglobin। Number 2 point, it carries 30% more oxygen under it carries 30% more oxygen under low oxygen concentration than maternal hemoglobin ठीक है। और इसका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो रहता है वो राइट शिफ्ट करता है। कहां पर शिफ्ट करता है? राइट शिफ्ट करता है। ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व of maternal hemoglobin shift to left, shift to left। याद, शिफ्ट टू लेफ्ट। कहां पर शिफ्ट करेगा ये? कहां पर शिफ्ट करेगा ये? लेफ्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। मैं इसका कर्व यहां पर बना रहा हूं, मैं इसका कर्व यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं ये बना रहने दूंगा और यहां पर ये मिटाऊंगा।
लिख दूंगा दोबारा ही सुनो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज saturation of hemoglobin, और किस डायरेक्शन में हमेशा आता है, पी ओ टी ओ, और ये नॉर्मल कंडीशन में ये कर्व हमारा बना हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा कर्व बना हुआ है, और ये मेटरनल हीमोग्लोबिन का कर्व है। ये मेटरनल हीमोग्लोबिन का कर्व होगा, और ये मेटरनल हीमोग्लोबिन का कर्व कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ये हो गया यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन। तो याद रखना कि फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व राइट शिफ्ट होता है, कहाँ पर शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। देखता हूँ एक मिनट, थर्ड पॉइंट कहाँ लिखा है यहाँ पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व ऑफ मेटरनल, ओके हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट, राइट शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। मैंने मसल्स की बात आपको की थी, स्केलेटल मसल्स मैंने आपको बताया था, हाँ लेफ्ट ही तो होगा बेटा, लेफ्ट ही है वो, शिफ्ट टू लेफ्ट मेटरनल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व जो रहता है वो लेफ्ट होता है, शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट ही तो लिखा है वहां पर, राइट बोल दिया था क्या मैंने, तो उसको करेक्ट समझ लें कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू लेफ्ट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट। अब हमें देखना है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया था, मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में बताया था, और स्केलेटल मसल्स में हीमोग्लोबिन लाइक एक पिगमेंट होता है जिसे हम मायोग्लोबिन कहते हैं, लेकिन मायोग्लोबिन की एक खासियत होती है कि ये मायोग्लोबिन जो रहता है ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, सिर्फ क्या काम करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, तो मैं उसका कर्व यहाँ पर बना रहा हूँ, आप लोग ये पूरा का पूरा फिर से बनाइए। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, आप लोग इसको बनाइए।
मैं लिख रहा हूं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर ऑफ मायो ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर और मायोग्लोबिन। तो ये कर्व जो रहता है ये हाइपरबोला, हाइपरबोला होता है। अब हाइपरबोला कैसे? तो हाइपरबोला कैसे? ये हाइपरबोला ठीक है। ये क्या लिखा हूं मैं यहाँ पर? मायो मायो तो मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होगा? कर्व कैसा होगा? हाइपरबोला होगा। क्या होगा? हाइपरबोला होगा। बनाइए फटाफट। यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हम शुरू करेंगे। तो बना लीजिए फटाफट। आज खत्म करना ये चैप्टर। तो बना लीजिए। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं फटाफट, बस 2 मिनट में। कोई डाउट हो तो देख लीजिए बस।
एक तो रिंग खत्म हो गया, इनको भर लूँ बस। चलिए, हो गया। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% एक क्वेश्चन आएगा इससे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 टाइप से होगा। कितने टाइप से होगा? 3 टाइप से होगा। नंबर 1, इन dissolved state, in dissolved state। एक बात सुन लीजिए, हमने ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट देखा था, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व स्टेट में होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तब मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है वो 20 to 25% मोर सॉल्युबल होती है देन ऑक्सीजन। तो 7% CO2 transported in the form of dissolved state। 7% CO2 transported in the form of dissolved state। dissolved state में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड नंबर 2, as bicarbonate ions, as bicarbonate ions, बड़ा इंपॉर्टेंट है, as bicarbonate ions 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 70% कार्बन डाइऑक्साइड transport in the
form of bicarbonate ions 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बन आयंस के फॉर्म में होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होता है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 या maximum transportation of carbon dioxide in the form of bicarbonate ions। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस बनते कहाँ पर हैं और कैसे हैं? देखिए क्या होता है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस, टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। किसमें डिफ्यूज होती है? ब्लड में डिफ्यूज। और ब्लड में डिफ्यूज होने के कारण के बाद ये ब्लड में प्रेजेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इट डिफ्यूजेस इनटू आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये कार्बोनिक एसिड जो रहता है, ये कार्बोनिक एसिड जो रहता है ये हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में, हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। ये यहां पर लिख लेंगे आप, तो मैं ऐसे कर देता हूं इसको। ये देखिए हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, टिश्यू लेवल। ये रिएक्शन कहां पर होगी? टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ब्रैकेट में लिख लेंगे आरबीसी, यानी ये रिएक्शन किसके अंदर हो रही है? आरबीसी। टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ये आरबीसी में डिफ्यूज हो जाएगी, आरबीसी में प्रेजेंट वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और ये कार्बोनिक एसिड जो रहता है ये इसी एंजाइम के प्रेजेंस में, इसी एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयंस जो रहते हैं ये डिफ्यूज आउटसाइड आरबीसी, ठीक है। ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आरबीसी के बाहर डिफ्यूज हो जाते हैं। कहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं?
डिफ्यूज आउटसाइड आरबीसी। ये आकाश के मॉडल में ये पूरा एक पेज का दिया हुआ है। मैं यहाँ 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एक पेज पढ़ोगे और ये 2 लाइन बराबर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में क्वेश्चन आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो रहता है ये लार्ज अमाउंट में आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ये मैं लिख रहा हूं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम present in large amount in RBCs, but in the small amount also found in blood plasma, also found in blood plasma। इसको अच्छी तरह से नोट करो, also found in blood plasma। तो ये रिएक्शन कहां पर हो गए, टिश्यू लेवल पे ये रिएक्शन। अब हम देखेंगे एल्वियोलाई लेवल पर क्या होता है, एल्वियोलाई लेवल पर क्या होता है। ठीक है, एल्वियोलर एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है। एल्वियोलर लेवल पर क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी के बाहर निकले थे ये वापस आरबीसी में डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये वापस आरबीसी में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये माइनस बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस ये वापस यहां पर बन जाएगा H2CO3। एंजाइम यहां पर वही रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब क्या होगा, ये कार्बोनिक एसिड जो है ये इसी एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटेगा और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूजेस आउटसाइड, यानी ब्लड से एल्वियोलर एयर में डिफ्यूज हो जाएगी और एल्वियोलर एयर से
एल्वियोलर एयर से एक्सपीरेशन की प्रोसेस से बाहर चली जाएगी। किस प्रोसेस से? एक्सपीरेशन की प्रोसेस से बाहर चली जाएगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं एट alveolar level bicarbonate ions diffuse into RBCs and combine with hydrogen ions to form carbonic acid। इस तरह से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है। और थर्ड पॉइंट हम यहां देखें, एज कार्बेमिनो ठीक है, एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन 20 to 23% CO2 याद, 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड transported in the form of कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो रहता है इसमें फ्री अमीनो ग्रुप होता है। 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के फ्री अमीनो ग्रुप से कंबाइन हो जाती है और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। ये देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हम सिंपल लिखेंगे Hb प्लस CO2 ये रिएक्शन हो जाएगी और ये कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पर कार्बेमिनो हीमो। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन डिसॉल्व स्टेट में होगा इन प्लाज्मा। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होगा। और ये बाइकार्बोनेट आयंस कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे? 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा। समझ में आया? अब देखिए ये हीमोग्लोबिन कहां पर होता है? आरबीसी के अंदर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर क्या काम कर रहा है? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। और ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन जो रहेगा ये लंग्स में पहुंचेगा और पहुंचकर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउटसाइड डिफ्यूज। तो मेरे कहने का मतलब हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट। तो आरबीसी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है और उधर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन देख रहे थे। ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर
ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही थी, जो कि टिश्यूज में जाकर टूट रहा था और टिश्यूज को ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पसेस जो रहती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये और क्वेश्चन आ चुका है इसमें, आरबीसीज टेक पार्ट in the transportation of oxygen and carbon dioxide both. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करती है। यह दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करती है। यह हो गया इतना। चलिए अब हम देखेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिनन। क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिनन। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फिनोमिनन। देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं कि क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, सब बड़े इंपॉर्टेंट इज मेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब एक बात आपको मैं बता देता हूं जिसे हम डोनन्स फिनोमिनन कहते हैं। डोनन्स डोनन्स फिनोमिनन। डोनन्स फिनोमिनन, ये डोनन्स फिनोमिनन क्या है? देखिए आप लोगों ने ये, यदि 11th क्लास में आपको साइटोलॉजी टीचर ने, बॉटनी के टीचर ने साइटोलॉजी यदि ढंग से पढ़ाई हुई हो तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए डोनन्स फिनोमिनन क्या होता है। लेकिन मेरे को मालूम है कि टीचर्स नहीं बताते हैं क्योंकि ये बड़े हायर लेवल की टीचिंग है, तो टीचर्स इन सबको नहीं बताते हैं। टीचर्स इन सबको नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता ही ये सब।
ये डोनन्स फिनोमिनन क्या होता है? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज impermeable to cations like sodium ions, potassium ions and large hemoglobin molecules. Plasma membrane of RBC, plasma membrane of RBC is impermeable to cations like sodium ions, potassium ions and large hemoglobin molecules, and permeable to anions, like bicarbonate ions, chloride ions. This is known as Donan's phenomenon. और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, नीट में इसका क्वेश्चन आ चुका है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC is impermeable to cations like sodium ions, potassium ions and large hemoglobin molecules, and permeable to anions like chloride ions, bicarbonate ions. This is known as, याद रखा, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, this is known as Donan's phenomenon. Yeah. In normal condition, the plasma membrane of RBC is impermeable to cations and permeable to anions. अब देखो, मैं यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा बता रहा हूँ, पूरा का पूरा आपको बताता हूँ। देखिए क्या होगा, ये देखिए, ये हो गया टिश्यू मेटाबॉलिज्म। अब टिश्यू मेटाबॉलिज्म क्या होगा? टिश्यू मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि टिश्यूज ऑक्सीजन का यूज करेंगे, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करेंगे, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। टिश्यूज ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, इसकी हेल्प से फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन करेंगे और इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और यही एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज। समझ आए? तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म से क्या हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज होकर कहां पर आ गई? ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा से ये आरबीसी के अंदर, कहां पर डिफ्यूज हो गई है? ये मैंने लिख दिया आरबीसी, ये आरबीसी बना दी। ये क्या है? ये तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ये प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाती है और प्लाज्मा से होकर यह
आरबीसी के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। अब आरबीसी में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस ये वाटर हो गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा नहीं लिख सकता मैं, लेकिन बोलता हुआ चल रहा हूँ। वही मैंने बताया था ना कार्बोनिक एसिड, तो टिश्यू मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ये प्लाज्मा में डिफ्यूज होगी, प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर ये जो वाटर होगा उसमें डिसॉल्व हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और क्या बना लेगी, ये कार्बोनिक एसिड बना लेगी। अब ये कार्बोनिक एसिड बन गया, ये कार्बोनिक एसिड जो रहेगा ये H आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाएगा, H आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होता है, और ये पोटेशियम के साथ में जुड़ा रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट को लिखते हैं हम KHB, मैं लिख रहा हूं यहां पर KHB इज इक्वल टू पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट, पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन जो रहता है पोटेशियम के साथ में जुड़ा रहता है, और पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के फॉर्म में आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, ये पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट से कंबाइन हो जाएंगे। किससे कंबाइन हो जाएंगे, पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट से कंबाइन हो जाएंगे, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, ये KHCO3, क्या बना लेंगे, KHCO3 बना लेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो गई थी, कार्बोनिक एसिड बनाया, ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटा था। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस तो किससे कंबाइन हो गए, पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट के पोटेशियम से कंबाइन हो गए, रिएक्ट कर लिया उन्होंने और पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट बना लिया। अब इधर क्या बचा, ये हाइड्रोजन आयन बचे, और इधर क्या बचा, हीमोग्लोबिन बचा। तो ये देखो अब क्या होगा, ये H प्लस HB यहां पर बन जाएगा HHB। HHB को हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड क्या कहते हैं हम इसे, हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गई, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड हो गई, रिएक्शन इतनी हो गई। अब हम आगे मैं यहां पर
ये प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। इस ब्लड प्लाज्मा में Na+ और सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है और डिसॉल्व स्टेट में ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, इसमें डिसोसिएट। अब ये क्लोराइड आयंस जो है ये प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट होते हैं, प्लाज्मा से आरबीसी में शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होने के बाद पोटेशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में KCl पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं और फिर से बाइकार्बोनेट आयंस फ्री हो जाते हैं, फिर से बाइकार्बोनेट आयंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से प्लाज्मा में शिफ्ट होते हैं और प्लाज्मा में प्रेजेंट सोडियम आयन से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और यह सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है यह एल्व्यूलर लेवल पर, एल्व्यूलर लेवल पर, एल्व्यूलर लेवल पर डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद में Na2CO3 CO2 प्लस H2O बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इस तरह से टिश्यू मेटाबॉलिज्म से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है यह सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एल्वियोलर लेवल पर पहुंच जाती है और वहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। इस तरह से हैम्बर्गर्स फिनोमिनन जो रहता है, इस तरह से हैम्बर्गर्स फिनोमिनन जो रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इतना क्लियर हो हम आगे बढ़े। समझ में आ गया आपको? अहेली, अनुष्का, अरमान, आशिन्या, मान्या, प्रियांशु, शौर्या और सोनुज। सोनुज कई दिनों से एब्सेंट थे आप, क्यों? शौर्या तेरी समझ में नहीं आया? ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आप बताइए। कहाँ अटेंड कर रहे हैं? इससे पहले वाली क्लास में था। चलो रेगुलरिटी तो होनी चाहिए। कुछ लोग तो इतने समझदार हैं कि क्लास आते हैं और 15-20 मिनट बैठते हैं और भाग जाते हैं। वो बॉर्न नीट सिलेक्टेड हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, देखते हैं टीचर कैसा पढ़ा रहा है और निकल लेते हैं। ज़्यादा समझदार लोग हैं।
और जब रिजल्ट खुलता है ना तो ऐसा ज़्यादा समझदार लोगों का रोल नंबर जो रहता है वो माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़ता है। ओके, आई थिंक बॉटनी का क्लास हुआ था आपका। हाँ, बॉटनी का क्लास हुआ था आपका। हैंड हैंड डाउन कर लें आप लोग पहले, तो हैंड डाउन कर लें। मान्या, अनुश्री, हैंड डाउन करें। ओके, व्हाट अबाउट बॉटनी, क्या पढ़ाया और कैसा लगा आपको, थोड़ा सा मुझे बताइए। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राम सर एंड मैडम, चलो बताइए जल्दी, फिर अपन आगे चलें। थोड़ा सा और बचा हुआ है, 30-40 मिनट में खत्म कर दें। लिख दीजिए आप लोग, मैं देख लेता हूँ क्या पढ़ाया और कैसा लगा आपको। हाँ, एक ही का आया, दो और बच्चे, बताइए मुझे फटाफट, अपना फीडबैक दीजिए। हाँ हाँ, मैडम ने पढ़ाया ना अरमान, तो मैं उसी मैडम के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या कैसा पढ़ाया, समझ में आया नहीं आया। दैट सर मतलब हु दैट सर, राम सर। ओके, ओके, ये तो पढ़ चुके हैं आप, किंगडम पढ़ चुके हैं ना ये तो। नहीं देखो, किंगडम प्लांट स्टार्ट किया। ओके, अरमान तू जानता है कि मैडम को पहले से। ओके, ओके, प्रगति, इट वॉज नाइस। इट वॉज नाइस का क्या मतलब है, मैडम और सर के बीच में कंपैरिजन है, तो आप प्रॉपर लिखिए यहाँ, क्लियर कर। ओके, श्री राम से अच्छे। ओके, नो सर, नो सर का मतलब क्या हुआ अरमा, विच वन इज गुड। ओके, अनुश्री, बाकी और लोगों ने, बाकी और लोग बताएं। अदिति, ओके ठीक है, बाकी और लोग, शौर्या बता जल्दी से। ये तो अदिति ने बताया है, और ये नित्य, इसमें प्रगति ने बताया, अरमान ने बताया है। शौर्या जल्दी से बताइए, बाकी लोग बताइए, अब जिन्होंने बताया वो नहीं बोलेंगे बीच में, नहीं तो ऐसे तो। ओके, अच्छा ठीक है, ओके, ओके, चलो, ओके, ओके नित्य, ओके, अनुश्री, ओके, ओके, पहला क्लास है, देखिएगा थोड़ा सा। बाकी सब लोगों ने दे दिया क्या अपना फीडबैक, सोनुज, सब लोगों ने दे दिया फीडबैक। चलिए देखिए आगे, अपन देखते हैं फिर। हाँ, चलिए अब हम देखेंगे बोहर इफेक्ट। क्या देखेंगे हम, बोहर इफेक्ट। याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, बोहर इफेक्ट। चलिए मैं यहाँ से,
अब ये बोहर इफेक्ट क्या है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ में, फिर अपन बात करें। ठीक है, ठीक है। when PCO2 increases or pH decreases, when PCO2 partial pressure of carbon dioxide increases or pH decreases, pH decreases, ठीक है, ठीक है। then affinity of oxygen with hemoglobin decreases, PCO2 बढ़ेगा या pH कम होगा, तब हीमोग्लोबिन और फिर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको इस तरह से कर दीजिए ज्यादा अच्छा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन डिक्रीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या, अच्छा ये टिश्यूज में होता है, तो टिश्यूज में PCO2 ज्यादा होता है तो pH कम हो जाता है, और जब वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो इन कंडीशंस में यानी PCO2 बढ़ने और pH कम होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा और टूटकर ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है ड्यू टू बोहर इफेक्ट, transport of oxygen increases, याद रखना। Now ठीक है, बोहर इफेक्ट। अब हम देखेंगे हेल्डेन इफेक्ट, बिल्कुल केयरफुली सुना, हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। देखिए हेल्डेन इफेक्ट इज सिंपल फैक्ट पर बेस्ड that oxyhemoglobin behaves as a strong acid, ठीक है, मैं लिख रहा हूं
It is based on simple fact that oxyhemoglobin behaves as a strong acid. Haldane effect is based on simple fact that oxyhemoglobin behaves as a strong acid, और ये strong acid की तरह behave करता है, और इसके कारण दो तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होती है. It displaces CO2 from blood in two ways. It displaces CO2 from blood in two ways. ठीक है? In two ways. Number one. देखिए क्या होगा. ऑक्सीहीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और एसिड्स जो रहते हैं वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं. और हाइड्रोजन आयंस के कारण एसिडिटी इंक्रीज होती है. तो नंबर वन क्या होगा? ड्यू टू हाई एसिडिटी और ड्यू टू इंक्रीज एसिडिटी, all carbamino compounds dissociate to release carbon dioxide. Dissociate to release carbon dioxide due to high acidity or due to increased acidity. All carbamino compounds dissociate to release carbon dioxide. Number 2, H आयन रिलीज कर रहा है ये. ठीक है? अब देखिए क्या होगा. H आयन combined with bicarbonate ions. H ion combined with bicarbonate ions to form carbonic acid, which dissociates to release carbon dioxide, इस तरह से ये हेल्डेन इफेक्ट. अब हेल्डेन इफेक्ट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है. हेल्डेन इफेक्ट
helps to increase transportation of कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बोहर इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, और हेल्डेन इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हेल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट वर्क्स एंटागोनिस्टिकली। बोहर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट वर्क्स एंटागोनिस्टिकल, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। वर्क्स एंटागोनिस्टिकल, वर्क्स एंटागोनिस्टिकल। क्लियर है इतना? अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन को हम दो टाइप से देखेंगे, एक तो नर्वस रेगुलेशन और दूसरा केमिकल रेगुलेशन। तो नंबर 1 होगा नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन, और इस नर्वस रेगुलेशन में नंबर 1 होगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो रहता है ये ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, एंड इट मेनली कंट्रोल्स और कॉजेज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ये देखिए, इट इज लोकेटेड in medulla oblongata of hind brain and mainly causes inspiration and expiration।
and mainly causes inspiration and expiration. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड नंबर टू है निमोटैक्सिक सेंटर. निमोटैक्सिक सेंटर. निमोटैक्सिक सेंटर ये पोन्स वैरोली में लोकेटेड होता है. क्या it is located in pons varoli of hind brain. ये भी हाइंड ब्रेन के पोन्स वैरोली में लोकेटेड होता है. ये देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड होता है, लेकिन ये कहां पर लोकेटेड होता है? ये पोन्स वैरोली. ठीक है, ठीक है. इट मॉडरेट्स द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. इट moderates the functions of respiratory rhythm सेंटर. ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है. क्या करता है? मॉडरेट करता है. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरल सिग्नल्स. न्यूरल signals from this center. This center मतलब pneumotactic center reduces duration of inspiration and alters the respiratory rate. जब इस सेंटर से यानी कि निमोटैक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स क्या होते हैं? न्यूरल सिग्नल्स जनरेट होंगे, तब ये क्या काम करेंगे? इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देंगे. इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देंगे. ठीक है. और ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देंगे. रेस्पिरेटरी रेट को चेंज कर देंगे. इतना मैंने आज बता दिया. खत्म नहीं हुआ है, लगेंगे इसमें आधा घंटा और लगेगा. बड़ा चैप्टर है, हो जाएगा. और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, और उसके बाद शुरू करेंगे हम उसी दिन हम शुरू करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड आएगा, हार्ट आएगा, आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएगा, कैपिलरीज आएगा, लिम्फ आएगा, ईसीजी आएगा, पल्स आएगा, हार्ट रेट आएगा,
कार्डियक आउटपुट आएगा, तमाम चीज़ें। चलिए, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आपको, अदरवाइज कंक्लूड करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा इस वीक का जो टेस्ट होगा आपका, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कहाँ तक आएगा। पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, 15 क्वेश्चन शुरू से ही निकालेंगे हम, लेकिन आई थिंक आधा तो आएगा ही करीब करीब। ये 90% हम खत्म कर चुके हैं, 85% खत्म कर चुके हैं, 15% नेक्स्ट रन पे आएगा। जो 15% नेक्स्ट रन पे आएगा उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये जो अभी है इससे भी थोड़े से पहले वाले पोर्शन से ही मैं क्वेश्चन दूंगा। 15 क्वेश्चन का छोटा टेस्ट है ये आप लोगों का संडे, 11th और 12th दोनों का होगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो ठीक है, अदरवाइज कंक्लूड करें हम। कोई डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज कंक्लूड करें। चलिए, कोई डाउट नहीं है, कंक्लूड कर दें, हैंड रेस कर दें फटाफट। ओके, चलिए, वेलकम, थैंक यू, टेक केयर।